साल था 1945 और दिन था 30 अप्रैल, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने लग रहा था, अपने अंतिम चरण पे था। ठीक उसी रात को एडोल्फ हिटलर बर्लिन में अपने बंकर में अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर लेता है। फिर उसके 2 दिन बाद बर्लिन पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है और 17 मई को बर्लिन या जर्मनी पूरी तरीके से अनकंडीशनल सरेंडर कर देता है एलाइड फोर्सेस के पास। एलाइड फोर्सेस में था यूके, यूएसए, रशिया और फ्रांस। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने से पहले फरवरी को एक सम्मेलन हुआ था जिसको कहते हैं याल्टा सम्मेलन। तकरीबन सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने से पहले ही सबको पता लग गया था लास्ट में कि जर्मनी हारने वाला है इसमें। तो इस सम्मेलन में पहले ही डिसाइड कर लिया गया था जर्मनी हार जाता है तो जर्मनी के साथ क्या व्यवहार रहेगा, कैसे उसको डिवाइड किया जाएगा एलाइड फोर्सेस के बीच में। तो इस सम्मेलन में ये तय हुआ था कि जर्मनी का जो ईस्टर्न साइड है वो जाएगा रसिया के पास, क्योंकि जर्मनी का ईस्ट में रसिया आता है। जो ईस्टर्न साइड है उसका 3 हिस्सा होगा और यूके, यूएसए एंड फ्रांस को जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे फंस गया कि जो बर्लिन था, जो राजधानी था जर्मनी का, वो था ईस्टर्न साइड में जो रसिया की टेरिटरी में आता है। अभी जो यूएसए है, यूएसए के भी उसका भी भाग चाहिए, इसीलिए बर्लिन को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया, वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन। ईस्ट बर्लिन पे रहा यूएसएसआर, यानी कि रसिया का रूल चल रहा था, और वेस्ट बर्लिन में यूएसए का। लेकिन जो यूएसए को पहुंचना था ना वेस्ट बर्लिन तक, वो आना था रसिया की टेरिटरी से, जो रसिया ने कब्जा करके रखा है ईस्ट जर्मनी में। वो तकरीबन 100 माइल डिस्टेंस तय करना था और रसिया को ये नागवार था। रसिया चाहता था पूरे बर्लिन में उसका कब्जा हो। इसीलिए 24 जुलाई 1948 में रसिया यूएसए का जो कॉरिडोर था, जो 100 माइल का कॉरिडोर था जहाँ से वो बर्लिन पहुँचता था, उसको रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। और जो वेस्ट जर्मनी में लोग रहते थे उनको सप्लाईज नहीं पहुँचता है। तो फिर यूएसए क्या करे, फिर एयरलिफ्ट करवाता है। एयरलिफ्ट के थ्रू जो सामान है, जो भी रिसोर्सेस है, वो वेस्ट बर्लिन में पहुंचता है। ये तकरीबन लगातार 11 महीना चलता है टिल नेक्स्ट ईयर 12 मई। फिर उसके बाद रशिया को लगा कि ये ब्लॉकेड काम नहीं कर रहा है, इसीलिए उन्होंने ये ब्लॉकेड हटा लिया। तो इसको इतिहास में कहा जाता है बर्लिन ब्लॉकेड। और जो एयरलिफ्ट करवाया गया था, जो रिसोर्सेस पहुंचाया गया था वेस्ट बर्लिन में, वेस्ट जर्मनी से वेस्ट बर्लिन तक, उसको कहा जाता है बर्लिन एयरलिफ्ट। फिर ये तय होता है कि ईस्ट जर्मनी में, जहाँ पे रसिया ने कब्जा करके रखा था, वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार का एक एस्टेब्लिशमेंट किया जाए। और जो गवर्नमेंट फॉर्म होता है वहाँ पे, उसको कहा जाता है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। और वेस्टर्न साइड में उसी दिन अमेरिका के सपोर्ट में एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होता है जिसको कहते हैं जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि रसिया या फिर यूएसएसआर जो था वो मानता था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में, और यूएसए मानता था कैपिटलिज्म में, फ्री सोसाइटी में, फ्री इन्वेस्टमेंट में, फ्री मार्केट अपॉर्चुनिटीज में। और जो सोशलिज्म था वो स्टेट कंट्रोल सब कुछ चाहता था। और इसके वजह से जो इकोनॉमिक पॉलिसी इन दोनों ने जर्मनी पे इम्पोज किया था, एक तरफ जो वेस्ट जर्मनी है वहाँ पे धीरे धीरे ग्रोथ होने लग रहा था, और जो ईस्ट जर्मनी है वो धीरे धीरे नीचे जाने लग रहा था। वहाँ का रिसोर्स रसिया लगातार खींच रहा था। और इसीलिए जो ईस्ट जर्मनी का लोग है वो वेस्ट जर्मनी में चला जा रहा था, बेटर लिविंग इन सर्च ऑफ बेटर लिविंग, इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज। तो ये नागवार था रसिया को। तो रसिया ने क्या किया, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में रातों रात एक फेंसिंग खड़ा कर दिया, बॉर्डर खड़ा कर दिया और सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दिया।
कि ईस्ट जर्मनी का लोग वेस्ट जर्मनी में ना जा पाए। लेकिन लोग भी बहुत नए नए तरीके अपनाते थे। वो लोग क्या करते थे, वो जाते थे बर्लिन में, वेस्ट बर्लिन के थ्रू वो निकल जाते थे वेस्ट जर्मनी में। इससे भी रसिया को प्रॉब्लम होने लगा। फिर रसिया क्या करे, रसिया ने फिर जैसे उन्होंने पूरा रातों रात ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच में वो जो फेंसिंग बनाया था ना, वो रातों रात एक पूरा का पूरा फेंसिंग बना देता है ईस्ट और वेस्ट बर्लिन के बीच में। सुबह उठा, फिर देखा कि लोगों ने पता ही नहीं था कि रात को फेंसिंग लगा दिया, एक दीवार खड़ा कर दिया रातों रात, और बहुत सारा फोर्स बुलाया गया कि ईस्ट जर्मनी से जैसे तैसे हो लोगों को रोका जाए वेस्ट जर्मनी की तरफ जाते हुए। और बहुत सारे वॉच टावर बनाया गया और ये ऑर्डर दिया गया कि किसी को भी अगर देखा जाए कि ईस्ट से वेस्ट जर्मनी की तरफ या फिर ईस्ट से वेस्ट बर्लिन की तरफ भागते हुए, तो उसको ऑन द स्पॉट गोली मार के हत्या की जाए। लेकिन फिर भी लोग ये रिक्स ले रहे थे और लोगों ने नया नया तरीका अपनाया। किसी ने कोई बगल वाले बिल्डिंग पे चढ़ गया जहाँ पे दीवार खड़ा किया था, वहां से छलांग लगाया। एक तो आर्मर ट्रक चुरा के पूरा का पूरा दीवार पे घुसेड़ डाला। दीवार पे वो थोड़ा सा छेद हो गया तो वहां से भाग रहा था, तो फिर पीछे से जो रसिया का फोर्स था वो लोग गोली चला रहा था, तो उसको एक आधा गोली भी लग गया। तो ये कहानी बहुत फेमस हुआ था तब के दिन में। तो मतलब दीवार खड़ा करने के बाद भी तकरीबन 5,500 लोग या फिर 5,000 लोग गए होंगे वेस्ट जर्मनी की तरफ, वेस्ट बर्लिन में। तो इतना डिस्परेट था। लेकिन जैसे ही रातों रात सुबह उठा, लोगों ने देखा कि यार कल तो जा रहा था यहाँ से मैं, ये तो यहाँ पे आज दीवार खड़ा हुआ है, तो मैं कहाँ से जाऊं। तो जैसे ही रातों रात दीवार खड़ा हुआ था, वैसे ही एक दिन ये रातों रात ये दीवार टूट भी गया। यही आयरनी है इतिहास का और यही आयरनी है पॉलिटिकल साइंस का। रातों रात जो दीवार खड़ा हुआ था लोगों के सामने, उनको एक ही झटके में रातों रात दीवार को तोड़ डाला उन्हीं लोगों ने। और ये दीवार तकरीबन जो पूरा कोल्ड वॉर है ना यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, तकरीबन पूरा समय तक खड़ा था। 1961 में ये दीवार बर्लिन में बनाया गया था, तब से पूरा खड़ा था 1989 तक। फिर 1989 9 नवंबर को एक समाचार आता है कि जो ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन या फिर ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी में जो लोग जा रहे थे उनके लिए जाना थोड़ा आसान कर देगा। लेकिन लोगों के पास ये खबर पहुंचा कि ये अभी से लागू होगा, तो इसीलिए बहुत सारे तादाद में लोग जमा होने लगे दीवार के इर्द गिर्द। और जो रसिया का फोर्स था वो तो गिने चुने था, तो वो लोग डर गए। उन्होंने फोन किया सुप्रीम लीडर को कि क्या करें। उन्होंने वहां से ऑर्डर आया कि जैसे तैसे उन लोगों को रोक के रखना है, ये दीवार को पार नहीं करने देना है। लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में उस ग्राउंड पे जो सोल्जर खड़े हैं वो भी क्या करे। तो सोल्जर ने भी रास्ता छोड़ दिया और जर्मनी के ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के लोगों ने मिलके उस दिन को 9 नवंबर 1989 को वो दीवार अचानक से तोड़ डाला और ईस्ट और वेस्ट बर्लिन और उसके साथ ईस्ट और वेस्ट जर्मनी एक हो गया। और फिर वहां पे नया सरकार का स्थापना किया गया। फिर जो यूनाइटेड जर्मनी में जो पहला सरकार गठन हुआ था, उसका जो हेड चांसलर जो बना था उसका नाम था हेलमुट कोल। और इसी के साथ जो बर्लिन क्राइसिस है उसका कोल्ड वॉर के साथ ही खात्मा होता है। और इससे हम लोगों को क्या सीख मिला? ये सीख मिला कि जर्मनी से खतरा दोनों तरफ था। फ्रांस को भी था, यूके को भी था, यूएसए को भी था, रसिया को भी था। और सबसे ज़्यादा खतरा था रसिया को और फ्रांस को, क्योंकि ऑपरेशन बारबारोसा के तहत
सबसे ज़्यादा डैमेज झेलना पड़ा था रसिया को। अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोई भी वॉर उठा लो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत सारे जो छोटे छोटे जो जंग हुआ था उसी का एक टोटल इंटीग्रेशन है। तो जो ऑपरेशन बारबारोसा हुआ था उसके तहत जो छोटे छोटे जंग हुए थे रसिया के अंदर, तो आप कोई भी जंग उठा लो उसके साथ रसिया का ये जंग कंपेयर कर लो, तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा डैमेज का नंबर, चाहे वो मैन हो, चाहे वो आर्मर हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, सबसे ज़्यादा डैमेज पहुंचा था रसिया को। और रसिया कोई सेकेंड चांस नहीं लेना चाहता था, इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि जर्मनी को डिवाइड कर दो फिर रूल करो। फिर उसके बाद जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ तब आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी था, इकोनॉमिकल रेस भी था, आर्म रेस भी था दोनों तरफ, यूएसए और रसिया के बीच में, यूएसएसआर के बीच में। तो इसी के चलते हर दोनों ही चाहता था कि पूरी जर्मनी उसकी तरफ आ जाए। जो धीरे 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 साइकोलॉजिकली आप सोचोगे ना, जर्मनी का जो लोग था तो वो लोग धीरे 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 यूएस की तरफ साइकोलॉजिकली झुक रहा था। वो लोग चाहता था कि काश हम लोग, ईस्ट जर्मनी के लोग चाहता था कि काश हम लोग वेस्ट जर्मनी में जा सकते थे। और इसीलिए तो इन्होंने, रसिया ने रोक लगाया था कि ईस्ट जर्मनी के लोग वेस्ट जर्मनी में ना जा पाए। अगर आप जर्मनी का इतिहास देखो या फिर यूरोप का इतिहास देखो, जो भी बड़े बड़े शहर आप देख रहे हो आज के दिन में, जैसे बर्लिन हो जाए या फिर लंदन हो जाए या फिर पेरिस हो जाए, ये 1945 के बाद फिर से दोबारा बनाया गया है। ये वो पुराना शहर नहीं है जो पहले था, 1945 के बाद दोबारा बनाया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बर्लिन हो, लंदन हो, पूरी तरीके से तबाह हो गया था। और 1989 में जब जर्मनी फिर से यूनाइटेड हो जाता है, फिर उसके बाद उन्होंने इतना तरक्की किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एग्रीकल्चर हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, इंजीनियरिंग हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, एनर्जी हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, आज जर्मनी का गिनती वर्ल्ड के सबसे मेजर इकोनॉमी में किया जाता है। पहला जो 10 देश आता है उसके अंदर जर्मनी का नाम आता है। तो इससे ये सीख भी मिलता है कि चाहे आपका अतीत जैसा भी हुआ हो, तो ये आपका मनोबल जो है, आपके पास जो चुनौतियाँ आता है, उससे अगर आप ठीक से सामना करो, जो कि जर्मनी के लोगों ने कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद किया था, तो उस डिजास्टर से आप निकल सकते हो। ये ऐसा ही किस्सा जापान के साथ भी है। और आखिरी बात, ये जो वीडियो है अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ये कोल्ड वॉर का जो भी इम्पोर्टेंट जो भी इंसिडेंट हुआ है कोल्ड वॉर में, उसका एक पूरा सीरीज बना रहा हूँ, ये उसका पहला वीडियो है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, कोल्ड वॉर का और भी वीडियो आने वाला है, जैसा कि सुएज क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, वियतनाम क्राइसिस, तो ये सब आने वाला है। आप जुड़े रहिए। नमस्कार।